हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपनी वर्कबुक साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसके कार्यपत्रक हम देखेंगे आज 7, 8 और 9। बिल्कुल बहुत ही शानदार ढंग से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले बाकी के वीडियोस नहीं देखें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ जाके देख सकते हैं। और भी आपको किसी क्लास की वर्कबुक है उसका सोल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके इंग्लिश और मैथ्स का सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताइए जिसका नहीं मिल पा रहा है या जो आपको चाहिए। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शानदार तैयारी हो तो ये वर्कबुक आप ज़रूर फिल करें और इसको जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, पहला प्रश्न है, धातु की कोई 4 विशेषताएं बताइए। 4 विशेषताएं चाहिए तो बहुत दुनिया भर की पता है हमें, देख लीजिए क्या होती हैं। कठोर होती हैं, तन्य होती हैं, ठीक है ना, आघातवर्धनीय होती है, धान्विक होती है, मतलब इनसे आवाज़ आती है। ठीक है ना, धातु आपस में टकराती क्या, ध्वनि आती है। ठीक है, और ये सुचालक होती हैं। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। कोई 4 लिखना है आपको तो। अगला देखिए, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। तो ये तो पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, धातुओं अधातु में होती है ना, वो किस गैसीय स्टेट में ज़्यादा होती है, लेकिन एक होती है जो आपके द्रव अवस्था में होती है, उसे हम कहते हैं ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है। ठीक है ना, तो धातुएं होती है ना, सभी क्या होती हैं, कठोर होती है, लेकिन मरकरी धातु होते हुए भी क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना। अगला देखिए, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो आप जानते हैं सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है, खुले वातावरण में छोड़ते ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, इसके कारण हम इसको केरोसिन में रखते हैं या मिट्टी के तेल में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्वारेजिया का संगठन का अनुपात लिखिए। तो एक्वारेजिया का संगठन होता है 3:1। ठीक है ना, मतलब HCl इसमें 3 होते हैं। ठीक है, और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, उसका अनुपात होता है 1। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये HNO3 पहले लिख दिया ना तो अनुपात चेंज हो जाएगा, 1:3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, गहनों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं। तो देखिए, गहनों के ना सफाई की जाती है तब यही लेते हैं हम, एक्वारेजिया ही लेते हैं, जिसमें आपके सांद्र HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से गहनों की सफाई की जाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे निम्नतम स्तर पर कौन सी धातु है। तो वो होते हैं अपने ऑरम। ऑरम यानी सोना, इसका प्रतीक क्या होता है, ऑरम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ध्यान रखिएगा, तत्व एक ही हैं, उसके परमाणुओं में परमाणु की संख्या तो समान होती है, परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे हम समस्थानिक यानी आइसोटॉप कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, अपनी अपनी वर्कबुक है, वर्कशीट है कार्यपत्रक 8। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या है कि उत्कृष्ट गैसों में कौन सा कोश पूर्ण होता है। तो सबसे बाह्य कोश होता है वो पूर्ण होता है, और बाह्य कोश वाले ही अपने जो होती है गैसें सारी होती हैं। ठीक है ना, जिसमें आपके 1s2 1s2 ये कोश एकदम पूर्ण होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध आयनिक बंध कहलाते हैं। ठीक, आयनिक यौगिक है तो आयनिक बंध होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च क्यों होता है। मतलब गलनांक क्वथनांक दोनों का पॉइंट है, उच्च क्यों होता है। क्यों होता है, कारण एक ही है कि आयनिक यौगिक के अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब समझिएगा कि ये जो NaCl है ना, ये कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों बना है, क्लोराइड बन गया सोडियम क्लोराइड, तो इन दोनों के बीच में आयनिक बंध होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उस मजबूत बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। इसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगला सवाल देखिए, सोडियम व मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले आपको देखना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। तो कक्षाएं क्या होती है, K, L, M और N, इस टाइप से होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें 8,
ठीक है, इसमें 16 और इसमें 32, इस टाइप से भरे जाते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अपने एन स्क्वायर, 2n²। ठीक है ना। अब देखिए n की वैल्यू रख दीजिए, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। तो ये n1 है, n यहाँ पे 2, n3 और n4। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को हमने गुणा किया 2 से, तो आ गया 2। तो पहले क्लास में कितने 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ये मान लीजिए। दूसरे में कितने बैठ सकते हैं? तो अभी 2 है वैल्यू n की, तो 2 जा कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 2 कर दिया हमने, तो ये 8 बैठ सकते हैं। ऐसे कैसे, इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो देखिए हमने देखा सोडियम, सोडियम आता है 11वें नंबर पे। ठीक है ना। जब आप बोलेंगे हाइड्रोजन, आपके सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम जो होता है अपने कितना होता है अपने 11वें पे, और मैग्नीशियम होता है 12वें पे। ठीक है ना। तो पहली क्लास में मतलब आपके के कक्षा है उसमें 2 बैठ गए, फिर आपके एल आता है उसमें पूरे 8 बैठ गए, और नेक्स्ट जो है एम, एम शेल या एम कोस, उसमें आपके 1 बच गए। ठीक है ना। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन 1 बच गए, इसको आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। तो आपने सोडियम लिखा, Na प्रतीक लिखा और ऊपर एक डॉट डाल दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे कैसे अपने क्या होगा, मैग्नीशियम में एम कक्षा है ना, उसके अंदर 2 बचेंगे, तो ऊपर ऐसे 2 डॉट लगा देना है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अंतर बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या है? खनिज जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, जबकि अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भर्जन और निस्तापन यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। भर्जन मतलब होता है रोस्टिंग, ये याद रखिए। भर्जन मतलब अपने घर में जो हम नॉर्मली चीज़ें पकाते हैं उसी टाइप का। क्या होता है? अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। जैसे देखिए हम घर में कुछ भी पकाते हैं, रोस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पास अयस्क नहीं होता है, खाना ही बनाते हैं। ठीक है ना। तो वायु होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। और गलनांक से अधिक तापमान, हम तापमान बढ़ाते रहते हैं, ऐसे याद रखिए। और इसके जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होगा? निस्तापन। ये क्या होगा? वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा होगी वायु की। ठीक है ना। यहाँ सी बड़ा करना, ठीक है ना, सीमित। ठीक है ना। तो सीमित मात्रा में गलनांक से कम तापमान पर, ये भी ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वायु की अनुपस्थिति हो गई या वायु जो होगी सीमित मात्रा में होगी और गलनांक से कम तापमान पर इसे गर्म किया जाता है, उसे हम निस्तापन कहते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि एंटासिड की प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है। क्योंकि देखो नाम में ही पड़ा एंटासिड, मतलब एसिड का एंटी, एंटी यानी अपोजिट। तो एसिड यानी अम्ल होता है, अम्ल का विरोधी कौन होता है? क्षार होता है। तो ये शरीर में जाएगा और अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण की क्रिया होगी और उस अम्ल को उदासीन कर देगा, शांत कर देगा। पेट में जलन होती है तो हम इनो लेते हैं। इनो क्या करता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना पचता नहीं है तो ये अम्ल ज़्यादा बनता है, एसिडिटी होने लगती है, तो हम इनो लेकर आते हैं। वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो हमारे पेट में जाता है और एकदम जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और अम्ल वो होता है उदासीन हो जाता है और जलन कम हो जाती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए अपने सोना हो गया, ठीक है ना, गोल्ड जिसे औरम कहते हैं, अर्जेंटम यानी चांदी हो गया, ठीक है ना, प्लेटिनम हो गया, ठीक है ना, पीटी प्लेटिनम हो गया। ऐसे कुछ जो धातुएं हैं वो आपके मुक्त अवस्था में मिलती है हमें। ठीक है ना। अगला देखिए, उस यौगिक का नाम बताइए जो चांदी को कालापन प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सल्फर के साथ जब भी चांदी क्रिया करती है ना, तो वो AgS यानी सल्फर ऑक्साइड बनाती है। सॉरी, ये अपने क्या बोलेंगे इसको, चांदी को सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है ना। चांदी होता है अपने सिल्वर और सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बन गया। अब सिल्वर सल्फाइड बनती है, परत चढ़ जाती है, तो क्या लिखेंगे आंसर? सल्फर के साथ क्रिया करके चांदी सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चांदी पर काली परत जमा हो जाती है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अब अपना कार्यपत्रक है 9वां, ठीक है ना, जो कि अपने तीसरे पार्ट धातु अधातु का लास्ट है। ठीक है।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आपको आगे भी सोल्यूशन चाहिए तो इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और आपको इसी प्रकार के शानदार क्वेश्चन चाहिए, छोटे छोटे यार चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, ऑप्शन बेस्ड MCQs, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम जिसमें भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कॉपर के संक्षारण को समझाइए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। कॉपर कार्बोनेट बनाया और ये हरे रंग का हो जाता है, हरे रंग की परत होती है। पहले का कॉपर कैसा था, पहले वो भूरे रंग का था, अब उसका रंग कैसा हो गया, हरा रंग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया की और कॉपर कार्बोनेट बना, ठीक है ना। और इसे ही हम कहते हैं कॉपर का संक्षारण। अगला देखिए, यशद लेपन किसे कहते हैं। तो इस्पात या लोहे पर जस्ते की जब हम परत चढ़ाते हैं ना, जिंक का जब लेपन करते हैं, चढ़ाते हैं जिंक की परत, उसी को हम यशद लेपन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील या इस्पात कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो इसमें 3 धातुएं होती हैं, आयरन, निकल और क्रोमियम, ठीक है ना। इन तीनों का मिश्रण होता है अपने स्टेनलेस स्टील। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक। अब देखो, कांस्य कहीं भी दे, कोई मर्जी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कांस्य पदक दिया है तो कांसा किसका मिश्र धातु है, मिश्रण किसका होता है धातुओं का, तो आपने कहा कॉपर और टिन, ठीक है ना। अगला है आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अमलगम ये धातु पारा, पीतल तांबा टिन, ठीक है, शोल्डर शीशा और टिन, और गहने जो होते हैं सोना और तांबे के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। पहली बात तो कि तांबा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है मुकाबले इस्पात के, ठीक है, ऊष्मा का अच्छा चालक होगा तो इसी को लेंगे। दूसरा, हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे कि जो तांबा या कॉपर होता है गर्म, ठंडे और भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात क्या है, उससे अभिक्रिया करता है और ये कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हम इस्पात का उपयोग नहीं करते हैं। ये तांबे का उपयोग से बने जो गीजर होते हैं ज़्यादा समय तक चलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे रिएक्शन ये रही, ठीक है ना, जब अपने आयरन है ये रिएक्ट करता है अपने किसके साथ, ये स्टीम है, ठीक है ना, H2O मतलब भाप है, भाप के साथ करेगा तो Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लास्ट क्वेश्चन है अपना, पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। सिंपल सी बात है, खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, खट्टा कौन होता है, अम्ल होता है, तो इन सब में अम्ल होता है। जो धातुओं से क्रिया करेंगे ना तो एक जहरीला यौगिक बनाएंगे। धातु कौन है, पीतल और तांबा धातु है, और दही वगैरह ये खट्टे पदार्थ अपने अम्ल होते हैं, और धातु और अम्ल क्रिया करके जहरीला यौगिक बनाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें तांबे और पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो अपने शिकंजी होती है, मतलब नींबू पानी होता है, वो भी कांच की या फिर आप दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं गिलास है, लेकिन आपको तांबे और पीतल के बर्तनों में उसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कैसा लगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंटरव्यू क्लासेस, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको PDFs मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।